हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल यू लर्न पर। तो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास हमारे अतीत भाग 1 का चैप्टर नंबर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अतीत होता क्या है। तो अतीत वो होता है जो समय बीत चुका हो। जैसे कि आज हम 2022 में हैं, तो जो हमारे लिए अतीत है वो 2000 से 22 के पहले का जो समय है वो हमारे लिए अतीत है। जैसे कि 2021, 2015, 1900, 1800, तो 2022 से पहले वाला जो समय है वो हमारे लिए अतीत है, क्योंकि वो बीत चुका है। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है हमारी कि अतीत के बारे में हम कैसे पता लगाएं, यानी कि अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं कि पहले के समय में क्या होता है। जैसे कि अगर हम अपने को देखें कि आज अगर हम 2022 में हैं तो हम 2021 के बारे में कैसे पता लगाएं। हम आसानी से पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास क्या है, हमारे पास साधन है। कौन कौन से हैं? रेडियो है, टीवी है, अखबार है, और वो जो सबसे खास है वो है हमारे पास आज के टाइम में वो है इंटरनेट। तो हम इन सभी के माध्यम से आसानी से पता लगा सकते हैं कि 1 महीने पहले या 1 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन जो पहले के लोग हैं, जैसे कि अगर हम मान लें कि कोई व्यक्ति 1800 में है, उसे 1700 के बारे में पता लगाना है या फिर 1780 के बारे में पता लगाना, तो कैसे लगाएगा? ये लोग क्या करते, जो ये लोग थे ये कैसे पता लगा सकते थे? ये अपने पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता या फिर अपने बुजुर्गों से जानकारी ले सकते थे, यानी कि उनसे बात करके उस बारे में पूछ सकते थे। तो वो जानकारी ले सकते थे, उन्हें उस चीज़ के बारे में पता चल जाता था। तो ये लोग ऐसे व्यक्ति से बात करते होंगे जिसे उस समय की पूरी जानकारी हो, यानी कि उस बारे में उसे पता हो। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो सेकंड हेडिंग है वो है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? जैसे कि जो वे लोग थे, जो लोग थे वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे, यानी कि उनके घर कैसे होते होंगे, और वे जो कपड़े में क्या पहनते होंगे। जैसे कि कपड़ों में वो क्या पहनते होंगे, जैसे साड़ी या सूट या फिर कुर्ता, वो क्या पहनते होंगे, और वो कौन से स्थान पर रहते होंगे, यानी कि जो भारत है या और देश है वो कहाँ पर रहते होंगे, यानी भारत के इलाके में वो कहाँ पर रहते होंगे, और वो कैसा खाना खाते होंगे, यानी कि पकाकर कैसा खाना खाते होंगे। तो ये सभी बात हम जानेंगे। और वो जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो कौन सी कहानी सुनते होंगे, कौन से नाटक देखते होंगे, और कौन से खेल खेलते होंगे। और जो वे व्यक्ति थे, यानी कि जो लोग थे, अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई कार्य करते होंगे। तो जैसे कि जो वे लोग थे अपने जीवन चलाने के लिए, जैसे कोई कृषक होगा यानी कि किसान रहा होगा, कोई वैज्ञानिक रहा होगा, और कोई शिल्पकार रहा होगा, कोई बुनकर रहा होगा, कोई संगीतकार, कोई चित्रकार।
तो वो अपने जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य करते होंगे और वो आखेटक रहे होंगे। आखेटक यानी कि शिकारी। तो वे बच्चे कौन से खेल, नाटक, कहानी ये सब कौन से करते होंगे वो, और वे जो लोग थे अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से कार्य करते थे, यानी कि उन्हें जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई तो कार्य करना पड़ता होगा। तो कोई किसान होगा, कोई कृषक होगा, कोई शिल्पकार रहा होगा, तो कोई ना कोई वे काम करते रहे होंगे। अब जो हमारी थर्ड हेडिंग है वो है हमारी कि लोग कहाँ रहते थे। तो लोग जो सबसे पहले जो लोग थे वो हमें साक्ष्य मिले हैं कि वो कहाँ रहते थे, वो नदियों के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे? नदियों के तट पर रहते थे। जैसे कि हमारे भारत में काफ़ी सारी नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी, कावेरी, रावी नदी, माही नदी, नर्मदा नदी। तो जो लोग थे वो नदियों के तट पर रहते थे। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं और सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं कि लोग वहाँ पर रहते थे, यानी कि कौन से स्थान पर रहते थे, वो मिले हैं हमें नर्मदा नदी, जो कि हमारी मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी ये कहाँ में हमारी? MP यानी कि मध्य प्रदेश में। तो जो नर्मदा नदी है उसके किनारे हमें क्या मिले हैं? लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। और जो वे लोग थे जो यानी कि कई लाख वर्ष पहले जो नदियों के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो क्या थे? वो कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब होता है, जो संग्राहक होता है जो सामान इकट्ठा करता है, यानी कि अच्छे, कुशल यानी कि अच्छे, और संग्राहक यानी कि सामान को इकट्ठा करने के बारे में, जिसको सामान इकट्ठा करने की अच्छी जानकारी हो, वो क्या थे? कुशल संग्राहक थे। और वो क्या थे? शिकारी थे, यानी कि जो जंगली जानवर होते थे उनका वो शिकार करते थे। और वो क्या थे? जो जंगल की यानी कि जंगल की पूरा जो वातावरण है, क्या है? वातावरण उससे अच्छी तरह परिचित थे, यानी कि जंगल के वातावरण को वो अच्छी तरह जानते थे। और जो खास बात थी उनमें ये वो थी कि जो लोग थे, जो नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो क्या करते थे? कुछ भोजन के रूप में कुछ चीज़ों को इकट्ठा करते थे, यानी कि उनका संग्रह करके रखते थे। जैसे कि कुछ फल हो गए, फूल, कुछ जंगली उत्पाद और कुछ जड़ों को इकट्ठा करके वो रखते थे। वो भोजन के रूप में जड़ों को, फूलों को और कुछ जंगली उत्पादों को उनका संग्रह करके वो रखते थे। और जो हमारी अगली हेडिंग है वो है हमारे उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं वो हमारी ये पाकिस्तान, जो हमारा सुलेमान है वो हमारा पाकिस्तान में है, और जो किरथर है वो हमारा राजस्थान में है। यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा किरथर है, और यहाँ पे सुलेमान है, सुलेमान की पहाड़ियाँ। तो सुलेमान और जो किरथर की पहाड़ियाँ हैं वो क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोग रहते थे, यानी कि लगभग 8000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे कृषि का विकास हुआ, यानी कि कृषि का विकास हुआ। और यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या उगाया? उन्होंने सबसे पहले उगाया गेहूँ और जौ की खेती वहाँ पे की। और उन्होंने कुछ जानवरों को भी पालतू
बनाना शुरू किया। जैसे कि पालतू कौन कौन से जानवर को बनाया, जैसे पालतू जैसे गाय, बैल, भेड़ और बकरी। जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं वहाँ पे जो लोग रहते थे, यानी कि जो वहाँ पे स्त्री पुरुष जो थे वहाँ पे उन्होंने खेती करने की मतलब उन्होंने खेती करना शुरू किया। और जो वहाँ पे खेती की गई थी लगभग 8000 वर्ष पहले की गई थी। और जो वहाँ के स्त्री पुरुषों ने जो खेती की थी उनमें सबसे पहले क्या हुआ, गेहूँ और जौ उगाया। और कुछ पालतू जानवरों को भी बनाना उन्होंने शुरू किया, जैसे कि कुछ गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि जानवरों को उन्होंने बनाना शुरू किया। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य प्रदेश में विंध्य की पहाड़ियाँ। तो जो हमारी विंध्य की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं, एक तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़ और कुछ जो पहाड़ियाँ हैं वो हमारी गुजरात में हैं। जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व यानी कि जैसे कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पहले यानी कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ी हमारी कहाँ पर है, वो उत्तर पश्चिम में है। और जो हमारी गारोगी और विंध्य की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है हमारी, ये हमारी उत्तर पूर्व में है, यानी कि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश वाला जो सारा भाग हिस्सा है वो उत्तर पूर्व है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी कृषि हुई, यानी कि कृषि का विकास हुआ। और यहाँ पे कृषि का विकास हुआ तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्या उगाया गया, यहाँ पे उगाया गया चावल, यहाँ पे चावल उगाया गया। और जिन स्थानों पर चावल उगाया गया था वो ज़्यादातर स्थान कहाँ थे, वो थे उत्तर में। उत्तर में वो जहाँ पर ज़्यादातर चावल उगाया गया था, जहाँ पे ज़्यादातर चावल उगाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें कहाँ मिले हैं, वो हमें मिले उत्तर की तरफ। ठीक है, तो अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी कहाँ से आती है, वो आती है हमारी जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से बहते हुए ये अरब सागर में मिलती है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं, सहायक नदियाँ जैसे कि ये जो छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी में आके मिल जाती है, तो बड़ी नदी की ये छोटी नदियाँ क्या हुई, ये सहायक हुई, क्योंकि ये छोटी नदियाँ बड़े नदी में आके मिल रही हैं। तो जो सिंधु है, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सिंधु की नदी जो सहायक नदियाँ हैं, जो सिंधु की नदियाँ हैं वो है रावी, व्यास, सतलुज। तो जो मुख्य 3 जो हैं ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी के किनारे क्या हुआ, यहाँ पे लगभग 4700 यानी कि 4700 साल पहले क्या हुआ, यहाँ पे नगरों का विकास हुआ। क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ कहाँ पर, सिंधु नदी के किनारे। और इनकी जो सहायक नदियाँ थी इनके किनारे, यानी कि सतलुज, व्यास और रावी नदी के किनारे भी नगरों का विकास हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो लोग यानी कि सिंधु नदी के किनारे 4700 साल पहले लोगों के रहने के साक्ष्य मिलते हैं। और
फिर हम आते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ। अब गंगा जो है हमारी, वो हमारी उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ से बहती है? ये हिमालय से बहती है। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं हमारी यमुना, सोन नदी, महानदी और माही नदी। ये किसकी? गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? माही, महानदी और सोन नदी और यमुना नदी। ये किसकी हैं? ये गंगा की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? यहाँ पर भी नगरों का विकास हुआ, लेकिन यहाँ पर हुआ 2500 वर्ष पहले। सिंधु नदी के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था, वो कब हुआ था? 4700 साल पहले। और गंगा नदी के किनारे जो नगरों का विकास हुआ है, वो हुआ हमारा 2500 वर्ष पहले। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे। वो है हमारी कि लोग यात्राएं क्यों करते थे और क्यों करते हैं। तो लोग यात्राएं क्यों करते हैं? जैसे कि कोई आपदा आ गई। क्या आ गई? आपदा, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कि बाढ़, सुनामी, चक्रवात और भूकंप। तो जब प्राकृतिक आपदा आ गई, तो जो वहाँ पर जिस स्थान पर लोग रहते थे, अगर बाढ़ आ गई तो उन्हें वहाँ से वो जगह छोड़नी पड़ती थी। अब वो जगह छोड़ते थे, उनसे क्या होता था? बहुत उनका नुकसान हो जाता था। जैसे कि वो वहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं, तो अचानक उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ता था घरों की तलाश में। और जो वहाँ उनका सामान का भी नुकसान होता होगा। जैसे अगर वो अचानक जा रहे हैं और उनका सामान भी छूट जाता होगा वहाँ पे। और जो ये यात्राएं होती थी, वो यात्राएं क्या होती थी? ये जोखिम भरी होती थी। कैसी होती थी? जोखिम भरी। क्यों? क्योंकि अचानक जाना पड़ा, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, और जो भी लोग थे, अब उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती थी। तो जैसे बाढ़, सुनामी आ गई, तो कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। तो ये यात्राएं जोखिम भरी होती थी। और कुछ यात्राएं दिलचस्पी के कारण होती हैं, दिलचस्पी के कारण की जाती हैं। जैसे कि आज हमें यहाँ घूमना है, आज हमें वहाँ जाना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि यात्रा करने बहुत लोगों को पसंद भी आती है। जैसे कि आजकल सभी घूमना चाहते हैं। तो जो ये दिलचस्पी, यानी कि जो यात्राएं होती, अब इन यात्राओं से हमें लाभ क्या हुआ? जैसे कि सबसे बड़ा लाभ ये होता था कि जो हमारी संस्कृति है, क्या है हमारी संस्कृति? जो हमारी संस्कृति है, उसमें क्या हुई? इसमें वृद्धि हुई। वृद्धि कैसे हुई? जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ का भोजन है, यानी कि वहाँ के खाना और वहाँ के रहन सहन का, जो उनके रहन सहन के तरीके हैं, वहाँ के काम करने के तरीके हैं, भोजन बनाने के तरीके हैं, और वहाँ पे भोजन अलग होते हैं। तो उनसे क्या हुआ? लोग बाहर जाते हैं, तो वहाँ से वो जो है वहाँ के कुछ तौर तरीके अपना के ले आते हैं, और उससे क्या होती है? संस्कृति में वृद्धि होती है। यानी कि पहले संस्कृति छोटी थी, जैसे कि पहले हमारे पास 20 तरह के भोजन हैं, हम 20 तरह के भोजन जानते हैं बनाने, लेकिन हम बाहर गए, दूसरे देशों में गए, वहाँ से हम
5 तरीके और लेके आ गई, 5 तरह की डिशेज यानी कि खाना है वो वहाँ से लेके आ गई। तो अब हमारे पास कितने हो गए? 25। यानी कि अब हमारे पास जो भोजन है वो कितने हो गए? 25 तरह के भोजन हो गए। तो पहले 20 थे, अब 5 और लेकर आ गए तो 25 हो गए, यानी कि इसमें वृद्धि हो गई। तो भोजन जो बनाने के तरीके हैं उसमें वृद्धि हुई। और वहाँ के जो काम करने के तरीके हैं कि वहाँ हमारे पास अगर हम यहाँ पे कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं और दूसरे देशों में व्यापार कर रहे हैं तो वो तरीके भी हम अपनाते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, यानी कि जो भारत है उसका नाम कैसे पड़ा। तो जो हमारा देश यानी कि जो इंडिया है, क्या है? जो इंडिया है वो किससे निकला है? वो निकला है हमारा इंडस से। वो किससे निकला? हमारा इंडस। और इंडिया इंडस से निकला है। इंडस को संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। इंडिया इंडस से निकला है और इंडस को संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। यानी कि जो सिंधु नदी थी वहाँ पे जो लोग रहते थे, तो ये इंडस किसने कहा? जो यूनानी थे, वो सिंधु ना कहकर क्या कहते थे? यूनानी, वो कहते थे इंडस। लेकिन जब फिर जो यहाँ पर क्या हुआ, लगभग 2500 वर्ष पहले 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से, कहाँ से? उत्तर पश्चिम, यानी कि यहाँ से, यानी कि जम्मू कश्मीर और जो गुजरात वाला इलाका है वहाँ से कुछ ईरानी और यूनानी आए। कौन आए? 2500 वर्ष पहले कौन आए? ईरानी और यूनानी। ईरानी और यूनानी आए। उन्होंने क्या कहा? जो ईरानी थे उन्होंने कहा हमारे भारत को हिंदोस। और जो यूनानी थे, यूनानियों ने हमारे भारत को कहा इंदोस। तो जो इंडिया है वो इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से, कहाँ से आए? उत्तर पश्चिम से कुछ ईरानी और यूनानी आए। ईरानियों ने हमारे भारत को क्या कहा? हमारे भारत को कहा हिंदोस। और जो यूनानी थे उन्होंने कहा इंदोस। तो जो ये नाम है सिंधु, जो हमारी क्या है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है वहाँ पर, यानी कि सिंधु नदी के पूर्व की तरफ, यानी कि सिंधु नदी से पूर्व की तरफ जो इलाका था उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया इंडिया। इसे क्या कहा गया? इंडिया। यानी कि सिंधु से पूर्व की तरफ जो हिस्सा था, वहाँ पे जो हिस्सा था, जो वहाँ की भूमि प्रदेश था, उसे कहा गया इंडिया। लेकिन जो भारत है, क्या है? भारत, उसका उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन जो भारत नाम का जो इस्तेमाल जो किया जाता था, किसका? भारत नाम का। जैसे आज हमारे इंडिया को भारत कहते हैं, भारत। तो जो भारत जो नाम था उसका उल्लेख जो मिलता है, जो किया जाता था इस्तेमाल, यानी कि जो भारत नाम इस्तेमाल किया जाता था वो किया जाता था जो उत्तर पश्चिम में, यानी कि उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, उत्तर पश्चिम यानी कि इधर की तरफ ही जो हमारे लोग रहते थे, वो जो लोगों का समूह होता था, जो लोगों का, जैसे ये लोग हो गए और इनका ये समूह है, ये जो समूह है, जो लोगों का समूह है, तो लोगों के समूह के लिए भारत नाम का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि
उत्तर पश्चिम में ये जो लोग रहते थे, उत्तर पश्चिम में जो लोग थे, लोगों का जो समूह था, उससे क्या कहा गया? उसे कहा गया भारत। किसे? समूह को। समूह को क्या कहा गया? भारत। लेकिन जो समूह है, समूह का उल्लेख हमें मिलता है, समूह का जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है हमें 35 नहीं, अब तो 37-38 वर्ष हो गए। तो जो हमारी बुक में वो हमारा 3500 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन बुक काफ़ी पुरानी है, तो जो अब इसे लगभग हो गए, इसे लगभग 37 वर्ष हो गए, 3700 वर्ष पुरानी, 3700 वर्ष पुरानी जो हमारी कृति ऋग्वेद है, कृति जो संस्कृत की कृति ऋग्वेद है, उसमें हमें समूह का उल्लेख मिलता है। पहले जो समूह का उल्लेख था वो लोगों का जो समूह था उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो लोगों का समूह था, भारत नाम उस लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता उस समूह के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में जो भारत है, क्या है? जो भारत है वो एक देश से जानने है, वो पूरे देश के नाम से जानने लगा। पहले जो भारत का इस्तेमाल किया जाता वो एक समूह के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में ये एक देश के लिए किया जाने लगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो इंडिया है वो इंडस से निकला है, और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो 2500 वर्ष पहले कुछ ईरानी और यूनानी आए थे, वो कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से। तो ईरानी ने हिंदोस कहा और यूनानी ने इंदोस कहा। और जो सिंधु नदी के किनारे जो सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि थी उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया इंडिया। उसे क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। लेकिन हमारे इंडिया को भारत भी तो कहते हैं। जो भारत है, पहले जो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, जो लोगों का समूह था, उसके लिए भारत नाम इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में कृति ऋग्वेद जो 3700 वर्ष पुरानी जो हमारी कृति ऋग्वेद है संस्कृत की, उससे पता चला कि जो समूह का इस्तेमाल है वो लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन बाद में वो एक देश के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अब जो हमारी हेडिंग है वो है अतीत के बारे में हम कैसे जाने। तो अतीत के बारे में जानने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। वो है, पहली है हमारी पांडुलिपियाँ, दूसरे हैं हमारे पास अभिलेख। तो जो पांडुलिपियाँ थी वो क्या था? एक ताड़पत्र था। क्या था? ताड़पत्र। जो पेड़ की छाल होती है, यानी कि एक भुज नामक पेड़ है जो हमें हिमाचल में मिलता है, वो क्या है? एक छाल है, पेड़ की छाल है, उससे तैयार किया जाता था। जैसे आज हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, वैसे उस जमाने में ताड़पत्र का इस्तेमाल किया जाता था। जो ताड़पत्र है वो पेपर की जगह इस्तेमाल किया जाता था। वो किससे बनता था? वो पेड़ की छाल से बनता था, जो कि भुज नामक पेड़ होता था जो हिमालय में मिलता था। और इसको यानी कि जो पेड़ की छाल है उसको ताड़पत्र बनाने के लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, यानी कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस था उसको बनाने के लिए। तो जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि जो है, इसका सिंपल अर्थ होता है पांडुलिपि का कि हाथ द्वारा लिखा गया या फिर हाथ द्वारा निकला। तो जो पांडुलिपि है, जैसे कि हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि। ऐसे ही इसे अंग्रेजी में क्या कहा गया? इसे अंग्रेजी में कहा गया इसको मैन्यूस्क्रिप्ट।
स्क्रिप्ट। और इसे लैटिन में क्या, इसे लैटिन में कहा गया, लैटिन में क्या कहा इसको, पांडुलिपि को इसे कहा गया मेन्यू। तो जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट और मेन्यू, इन सब का अर्थ होता है हाथ द्वारा लिखा गया, जो हाथ से लिखे जाते थे। तो अब ये जो पांडुलिपियां हैं वो हमें इनकी ये अलग अलग भाषाओं में मिली हैं। जैसे कि भाषा कौन कौन सी होती थी, ये हमारी होती थी भाषा, पहली होती थी हमारी प्राकृत भाषा, दूसरी तमिल भाषा, और एक थी हमारी संस्कृत। तो जो पांडुलिपि मिली है हमें 3 भाषाओं में मिली है, प्राकृत भाषा, तमिल भाषा और संस्कृत भाषा। तो जो प्राकृत भाषा थी, उन्हें जो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल जो करते थे वो आम लोग करते थे। कौन करते थे? आम लोग। इसका इस्तेमाल वो आम लोग करते थे। किसका? प्राकृत भाषा का। और कुछ पांडुलिपियां हैं, कुछ नष्ट हो गई हैं, जैसे कीड़ों ने उनको खा लिया। ये एक पेड़ की छाल की होती है, यानी कि लकड़ी की होती थी, तो काफ़ी लंबे समय तक ज़मीन में दबे हुए ये नष्ट हो गई, इनको कीड़ों ने खा लिया। कुछ युद्धों में टूट गई, कुछ युद्धों में नष्ट हो गई। तो अब जो हमारे वो आते हमारे अभिलेख। जो दूसरा तरीका है अतीत के बारे में जानने का, वो है हमारे पास अभिलेख। जो अभिलेख होते थे वो क्या होते थे? ये कठोर सतह या फिर कठोर धातु पर क्या किया जाते थे? उत्कीर्ण किए जाते थे। उत्कीर्ण का मतलब होता है गोदा हुआ, यानी कि छेनी हथौड़ी की सहायता से उसको गोंदा जाता था। और ये अभिलेख हमें कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें विहार में। विहार वो होता है जहाँ पर बुद्ध रहते थे। कहाँ पर? जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते थे। और दूसरा हमें मिलते हैं ये मंदिरों में। तो अभिलेख का इस्तेमाल ज़्यादातर राजा भी करते थे, यानी कि वो अपनी युद्ध जो होते थे उनकी विजय के बारे में वो अपने दरबार के, यानी कि महलों के बाहर वो गुदवाते थे। और कुछ ये पांडुलिपि जो अभिलेख है वो, ये भी बहुत सारे अभिलेख थे, लेकिन ये भी नष्ट हो गए। जैसे कि कुछ युद्धों में टूट गए, और कुछ जो अभिलेख थे, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे भूकंप आ गया, तो भूकंप आया तो ये भी टूट गए। क्योंकि ये कहाँ होते थे? ज़्यादातर मंदिरों में होते थे। तो विहार वो होता जहाँ पे बुद्ध रहते थे, और मंदिरों में ये हमें मिले हैं। अब जो हमारी लास्ट हेडिंग है वो है तिथियों का महत्व। तो जो तिथि का मतलब है वो क्या है? जो हम तिथि जो देखते हैं वो हम देखते हैं कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। किसका? ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे हम तिथि देखते हैं। जैसे माना कि जो ईसा मसीह का जन्म 0 वर्ष में हुआ। कहाँ पे हुआ? 0 वर्ष में। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, यानी कि 0 साल से पहले वाला जो समय था उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया BC। उसे क्या कहा गया? BC। और जो ईसा मसीह के जस्ट बाद के वाला जो समय है, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, जब से लेकर अब तक, उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया AD, यानी कि BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और AD को कहा एनो डोमिनी। BC को, यानी कि हिंदी में अगर इसको कहे तो ईसा पूर्व, और AD का मतलब होता है ईसवी। ठीक है। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, जैसे कि जब ईसा मसीह यानी कि 0 साल
जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले वाले समय को क्या कहा गया, उसे कहा गया BC। और उसके ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले जो समय था उसे कहा गया AD, यानी कि ईसवी, यानी कि एनो डामनी। लेकिन जो BC है, BC को क्या कहते हैं, BCE भी कहते हैं और BP भी कहते हैं, BP। BCE का मतलब बिफोर कॉमन इरा, और BP का मतलब बिफोर प्रेजेंट। और AD को जो कहते हैं, अब AD को हम CE भी कहते हैं, यानी कि कॉमन इरा। हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन इरा भी कहते हैं, AD की जगह CE भी कहते हैं। और ईसवी को यानी कि ईसा पूर्व को, BC को यानी कि BC को क्या कहते हैं, पहले कहते थे बिफोर क्राइस्ट, लेकिन इसको अब क्या कहते हैं, इसको BCE भी कहा जाता है और BP भी कहा जाता है। तो अब जो हमारी कुछ तिथियां हैं, जैसे कि जो तिथि है वो क्या है, जैसे 4700 वर्ष पहले क्या हुआ, जो महत्वपूर्ण तिथि है, ये क्या है, महत्वपूर्ण, इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण डेट्स है, इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो है 4700 साल पहले क्या हुआ था, 4700 साल पहले हुआ कृषि का विकास। और कृषि का विकास नहीं हुआ था, यहाँ पे हुआ था नगरों का विकास। किसका हुआ था, नगरों का विकास। और 2500 वर्ष पहले भी क्या हुआ, यहाँ पे भी नगरों का विकास हुआ। जो हमारा कृषि का विकास हुआ था वो हुआ था 8000 वर्ष पहले। कब हुआ था, 8000 वर्ष पहले क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ। और जो समय है, समय हम कब से देखते हैं, 0 से, यानी कि 0 वर्ष से अब तक, यानी कि हम जो समय देखते हैं वो देखते हैं हम 0 से, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। कब हुआ, ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वो 0 साल में हुआ था। तो उससे पहले वाले समय को हम BC कहते हैं। उसके बाद जब ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले को हम क्या कहते हैं, AD कहते हैं।